तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 जून की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताजा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए चले सीधे पहली खबर की तरफ। जल्द ही घर बैठे बनवा सकेंगे आधार कार्ड। फोन नंबर और बायोमेट्रिक जैसे अपडेट के लिए भी आधार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। जल्दी मिलने वाली है ये नई सुविधा। जी हाँ, आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को होम सर्विस देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस सुविधा से लोग घर बैठे अपने आधार कार्ड में फोन नंबर, पता, नाम, इसके अलावा कई और चीजों का बदलाव करवा सकेंगे। यानी कि चाहे नया आधार कार्ड बनवाना हो या आधार कार्ड में किसी तरह का कोई बदलाव करवाना हो, ये सभी चीजें घर बैठे ही हो जाएंगी। आपको बता दें, इस काम के लिए 48,000 पोस्टमैन को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आधार कार्ड से जुड़ी लगभग सभी तरह की सर्विस घर बैठे मिलने लगेंगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जल्दी सरकार खाते में भेजेगी ब्याज की रकम। 72,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। जी हाँ, पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र की मोदी सरकार जल्दी ईपीएफओ के अकाउंट होल्डर के खाते में वित्तीय वर्ष 2022 का ब्याज दर ट्रांसफर करने वाली है। यानी कि पीएफ खाते पे जो ब्याज मिलता है उसी पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, ब्याज की ये रकम 16 जून तक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो जो भी नौकरी करने वाले हैं या जिन लोगों का पीएफ खाता है, वो ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि epfindia.go.in पे जाकर अपना यूएन नंबर और पासवर्ड वगैरह डालकर अपने खाते में ये चेक कर सकते हैं कि ब्याज की रकम आई है या नहीं। आइए चले अगली खबर की तरफ। एक छोटे से नियम की अनदेखी और डूब गया 15,000 से ज्यादा भेड़ों से भरा जहाज। सभी जानवरों की हो गई मौत। जी हाँ, सूडान के लाल सागर बंदरगाह सुकीन में बीते रविवार को हजारों भेड़ों से लदा एक जहाज डूब गया। इस दुर्घटना में सभी जानवर मारे गए हैं, जबकि चालक दल को बचा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इन भेड़ों को सूडान से सऊदी अरब भेजा जा रहा था। सूडानी बंदरगाह के एक अधिकारी के मुताबिक जहाज में कुल 15,800 भेड़ें थी। डूबने का कारण एक छोटे से नियम की अनदेखी बताई गई है। बताया गया है तय सीमा से ज्यादा वजन जहाज पे लाद दिया गया था और ये इसी की वजह से बीच में डूब गया। आइए चलें अगली खबर की तरफ। राजस्थान में 4500 पंप हैं सूखने की कगार पर। छा गया है पेट्रोल डीजल का संकट। जी हाँ, तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी अभी हाल ही में घटा दी थी। ताजा जानकारी के मुताबिक वहीं अब राजस्थान में दो तेल कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। राशनिंग को आसान सी भाषा में ऐसे समझे कि दोनों कंपनियों के सेल्स ऑफिसर पेट्रोल पंप संचालकों को खुले निर्देश दे रहे हैं कि वर्किंग आवर केवल 8 घंटे रखा जाए, यानी कि पेट्रोल पंप केवल 8 ही घंटे के लिए खोलें। साथ ही कहा गया है कि रात 9 बजे के बाद पेट्रोल डीजल की बिक्री न करें। कुल मिलाकर ये बात है कि कंपनियां कम तेल देना चाहती हैं। तेल कम देने के पीछे आगे से सप्लाई कम मिलना बताया जा रहा है। इसी के तहत ये बताया गया है कि अब हालात ये हो गए हैं कि राजस्थान के 6,700 पंप में से 4,500 पंप रविवार को सूखने के कगार पे पहुंच गए। साथ ही बताया गया है सरकार की तरफ से तेल की कीमतों पे ब्रेक लगा हुआ है। इसी की वजह से कंपनियों का ये दावा है कि पेट्रोल डीजल पे 12 से 14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से घाटा लग रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह के संकट देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिले। आइए चले अगली खबर की तरफ। बाजार में हंगामा मचा रही है ये टाटा नैनो से भी छोटी इलेक्ट्रिक कार माइक्रोलिनो। दावे के मुताबिक एक बार चार्ज करने पे चलेगी ये 1 हफ्ते तक। जी हाँ, इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक नई कार सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसकी कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस कार को नाम दिया गया है माइक्रोलिनो। देखने में तो काफी हद तक ये कार जैसी लगती है, लेकिन इसे बाइक और कार के बीच में रखा गया है। इस कार को लेकर जो सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है वो ये है कि ये एक बार चार्ज करने पर 1 हफ्ता तक चलेगी। वैसे आपको बता दें, फिलहाल इसकी बिक्री भारत में नहीं बल्कि यूरोप में होगी और इसकी कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपए के करीब है। और ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह की कारें भारत में भी आने लगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। राजस्थान में पकड़ी गई तेल की सबसे बड़ी चोरी। 650 फीट लंबी हाईटेक सुरंग खोदी, 2 साल में करोड़ों का ऑयल बेच डाला। जी हाँ, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की पाइपलाइन से चोरी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, पर हाल ही में एक ऐसा तेल चोरी का मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका के रख दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये नया केस दौसा जिले में आया है, जो कि राजस्थान में है। बताया गया है यहाँ हाईटेक तरीके से आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी किया जा रहा था। मामला तब खुला जब चोरों की चूक से आग लग गई और 10 घंटे तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए देश के कई जगहों पे काफी दूर दूर तक जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाई गई है। अभी जिस इंडियन ऑयल के पाइपलाइन से चोरी का मामला सामने आया है, ये पाइपलाइन गुजरात से मथुरा जा रही है।
भास्कर की तरफ से एक तस्वीर साझा की गई है कि किस तरह से पूरी एक बड़ी सी फैक्ट्री या गोदाम बैठाकर तेल की चोरी की जा रही थी। असल में जमीन के नीचे से जहां पाइप गुजर रही थी वहीं एक जगह कट लगाकर तेल की चोरी शुरू कर दी गई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा का परिणाम आज होगा जारी। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं के परिणाम आज सोमवार 13 जून 2022 को जारी किए जाएंगे। अमर उजाला.com की तरफ से ये रिपोर्ट साझा की गई है। तो जिन भी छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है वो राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पति है प्रदेश में पर पत्नी बन गई मां। बिहार में 5000 पुरुष बाहर कमाने गए तो स्पम देखे गए। जी हां, शादी के 15 दिन के बाद बिहार के सिवान के एक युवक को कुवैत का वीजा मिल जाता है। कुवैत जाने के बाद वो 5 साल तक घर नहीं लौटता, लेकिन जब वो घर पे आता है तो पत्नी की गोद में 3 साल का एक बेटा मिलता है। इससे पति भी बहुत खुश है। आपको बता दें ये सब कुछ हुआ है एक प्लानिंग के तहत। युवक को पता था कि वो 5 साल तक नहीं लौटेगा, इसीलिए उसने पटना के एक स्पर्म बैंक में अपना स्पर्म प्रिजर्व करा दिया। आपको बता दें ये कहानी है बदलते बिहार की। एक दो नहीं बल्कि प्रदेश में ऐसे 5000 लोग हैं जो राज्य या देश से बाहर हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर के बच्चे के लिए उन्होंने अपना स्पर्म प्रिजर्व करा दिया है। जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पुरुषों के बदन से निकलने वाला यही वो स्पर्म है जिसकी वजह से माँ की कोख में एक बच्चा अस्तित्व में आता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद में 10 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144। कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये धारा 144 आने वाले 10 अगस्त 2022 तक लागू रहेगी। इस दौरान 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। साथ ही बताया गया है इस दौरान किसी भी शख्स ने अगर कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों ही यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़कने के बाद काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला। इसी की वजह से जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। तो धारा 144 लागू करने के यहाँ 2 फायदे हो रहे हैं। पहला तो कोरोना के नियमों का पालन करना और दूसरा जो प्रदर्शन या हिंसा की संभावना है उसको भी रोका जा सके। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के मामले में अब तक 400 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल और झारखंड में हालात है तनावपूर्ण। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने अब तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही 316 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा और मुर्शिदाबाद में अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने हिंसा के दूसरे दिन यानी कि बीते रविवार को आरोपियों के अवैध घरों को तबाह किया, यानी कि बुलडोजर से तोड़ दिया गया। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ज्यादा पावर प्रधानमंत्री के पास होती है या फिर राष्ट्रपति के पास। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे। इस पर आपकी जानकारी क्या कहती है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए अगली खबर में कि 4 घंटे नॉन स्टॉप चला बुलडोजर। मास्टरमाइंड जावेद का 5 करोड़ का बंगला लगभग 5 घंटे में तोड़ दिया गया। जी हाँ, प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर को जमींदोज कर दिया गया है। बताया गया है करीब 4 से 5 घंटे तक लगातार बुलडोजर चलता रहा। असल में बताया गया है कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसका मास्टरमाइंड जावेद था। जावेद का जो घर तोड़ा गया वो असल में घर नहीं बल्कि एक बंगले की तरह था और इसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए बताई गई है। हालांकि आपको बता दें इस बंगले को तोड़ने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता मंच ने बुलडोजर से मकान ढाने के खिलाफ जज के सामने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि मकान परवीन फातिमा के नाम पर था जो उनके पिता ने उन्हें तोहफे में दिया था। परवीन फातिमा जावेद की पत्नी है। इस मकान पे पति जावेद का कोई हक नहीं है। यानी कि जानकारी के मुताबिक जिस बंगले को तोड़ा गया वो जावेद की पत्नी का था और ये बंगला पति की तरफ से गिफ्ट किया गया था, यानी कि जावेद की पत्नी को। इसी की वजह से याचिका में अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही में पूरे मकान का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पे नुपुर शर्मा की ओर से जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और इस मामले को लेकर जो प्रदर्शन हुआ और बाद में प्रदर्शन ने जो हिंसक रूप ले लिया, इस पर अब मुस्लिम संगठनों में भी मतभेद हो गया है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए अगली खबर में। ओवैसी और मदनी के खिलाफ जारी होगा फतवा। जमात उलमाए हिंद ने कहा कि मुस्लिमों के नाम पे मलाई खा रहे हैं, दंगों के लिए युवाओं को भड़काया। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद पे नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में 10 जून को जुमा की नमाज के बाद 12 राज्यों में हिंसा हुई थी। अब इस मामले में देश के प्रमुख इस्लामी संगठन जमात उलमाए हिंद ने इस हिंसा के लिए
मीम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी और जमात उलमाए हिंद के दूसरे धड़े अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को जिम्मेदार ठहराया है। जमात के अध्यक्ष सुहैब कासमी ने कहा है कि हम असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी के खिलाफ फतवा जारी करेंगे। साथ ही कहा है कि ये दोनों ही मुस्लिमों के नाम पे मलाई खा रहे हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। तो दोस्तों, नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर जो हिंसा हुई, अब इस मामले में मुस्लिमों के बीच में ही मतभेद पैदा हो गया है। दोस्तों, इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखें अगली खबर में। नसरुद्दीन शाह ने बताया कि राजनीतिक मुद्दों पर क्यों चुप रहते हैं सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह राजनीति से लेकर सोशल मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में नसरुद्दीन शाह ने नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर पे दिए गए विवादित बयान पर रिएक्ट किया था। इतना ही नहीं, नसरुद्दीन इस मामले में बॉलीवुड के तीनों खान यानी कि सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान की चुप्पी से भी दुखी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तीनों खान किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कुछ भी क्यों नहीं बोलते। नसरुद्दीन शाह ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में तीनों खान की चुप्पी पे सवाल उठाया। नसरुद्दीन शाह की तरफ से कहा गया है कि ये तीनों ही खान इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनके पास खोने के लिए काफी कुछ है। साथ ही आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद पे जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, अब इस विवाद में गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। पैगंबर पर टिप्पणी विवाद के बीच गौतम गंभीर ने नुपुर शर्मा के समर्थन में किया ट्वीट। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पार्टी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मिल रही धमकियों के मद्देनजर बीते रविवार को उनके सपोर्ट में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी तरफ से माफी मांग ली गई है तो फिर उन्हें क्यों धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें, बॉलीवुड की पंगा गर्ल कही जाने वाली कंगना रनौत ने फिर से इस मामले में एक जवाब दिया है। साथ ही इस्लाम और मुस्लिमों को लेकर काफी सारी बातें कही हैं। वैसे आपको बता दें, आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट पहले ही बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ता है। अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक स्टोरी साझा की है, जिसमें कंगना ने कहा है कि मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं जो शराब का सेवन करते हैं और धूम्रपान करते हैं। इसके अलावा कईयों ने तो शादी से पहले सेक्स भी किया है। साथ ही कंगना ने कहा कि कई मेरी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो मुस्लिम होने के बावजूद बुर्का नहीं पहनती हैं और कई ऐसे काम करती हैं जो कि इस्लाम में गुनाह माने जाते हैं। साथ ही कंगना ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो कि पोक यानी कि सुअर खाते हैं, वो भी परिस्थितियों की वजह से। फिर इसके बाद आगे कंगना ने लिखा कि भारत की सुंदरता उसकी स्वतंत्रता है। असल में आपको बता दें कि कंगना रनौत भी नुपुर शर्मा के सपोर्ट में है और इस तरह की कंगना कई चीजें बार बार साझा कर रही हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। चचेरी बहन की मौत से सदमे में आया भाई, जलती चिता में कूद कर दे दी जान। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक लोमहर्षक घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यहाँ मझगवा गांव में अपनी चचेरी बहन की मौत से सदमे में आए भाई ने उसकी धधकती चिता पर लेट के अपनी जान दे दी। मामला अभी हाल ही में बीते रविवार का है। आपको बता दें, ऐसा होने से एक ही परिवार में महज 8 घंटे में एक बेटी और एक बेटे की मौत देखने को मिली। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में हुई भर्ती, तबीयत बिगड़ने के बाद पहुंची है हॉस्पिटल, रखा गया है ऑब्जर्वेशन में। जी हाँ, सोनिया गांधी की तबीयत बीते रविवार को बिगड़ गई। फिलहाल वो कोरोना से संक्रमित हैं और अभी तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। ताज़ा जानकारी में ये बताया गया है कि वो दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने उन्हें देख रेख में रखा हुआ है। आइए लगे हाथों जानते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 8500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 4 लोगों की गई जान। जी हाँ, एक बार फिर से 8500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के, साथ ही 4 लोगों की जान गई है। बाकी इसके अलावा अब जो लोग बचे हुए हैं यानी कि जो एक्टिव केसेस है उनकी संख्या 44,513 हो गई है। यानी कि देश भर में अब इतने सारे कोरोना के मरीज हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 4400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो 8000 नए मामले मिलने की वजह से, जिसमें से 44 लोग, तो 8000 से ज्यादा नए मामले मिलने की वजह से एक्टिव केसों की संख्या में 24 घंटे में 4100 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब एक्टिव केसों की संख्या 44,513 हो गई है। यानी कि देश भर में अब इतने कोरोना के मरीज हो गए हैं। आइए अगली खबर में जाने मौसम विभाग का ताजा अपडेट पूरे देश को लेकर। मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान आज 13 जून के लिए। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी बिहार में, साथ ही गंगी पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, तेलंगाना में, साथ ही आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में,
गुजरात के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, साथ ही केरल में और तमिलनाडु के भी 1-2 स्थानों पे आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे लालू प्रसाद यादव, हो गया है कंफर्म। जी हां, चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। अभी तक बीजेपी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पद के लिए किसी का भी नाम उजागर नहीं किया गया है, यानी कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच बिहार के लालू प्रसाद यादव राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए वो 15 जून को दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारण के रहने वाले एक लालू प्रसाद यादव की बात की जा रही है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 114 नए लड़ाकू विमान। मेक इन इंडिया योजना के तहत मिली है मंजूरी। अपने देश की सेना होगी और ताकतवर। जी हां, भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू जेट हासिल करने की योजना बना रही है, जिनमें से 96 भारत में ही बनाए जाएंगे, बाकी 18 विदेशी विक्रेताओं से लिए जाएंगे। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निर्माण योजना बनाई गई है। बाकी कुल मिलाकर बात यह है कि देश की सेना को आने वाले दिनों में जल्दी 114 नए लड़ाकू विमान मिलेंगे। तो दोस्तों, आज 13 जून 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।